अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.p के स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आप सब ने खुद को घर में क्वारंटाइन बेटा किया होगा क्योंकि कोरोना की सिचुएशन के लिहाज से। तो बेटा कल हमने पढ़ा था परसेंटेज, अपनी क्वांटिटेटिव से रिलेटेड क्लास के अंदर परसेंटेज के हमने बेसिक सीखे और हमने देखा कि आप परसेंटेज के क्वेश्चंस को मिनटों में मतलब के सेकंडों में किस तरह सॉल्व कर सकते हैं बड़े से बड़े क्वेश्चन को। ये चीज़ हमने कल देखी। उसके बाद बेटा हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस भी किए थे अपनी क्लास के अंदर। आज अगेन हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके मैक्सिमम पेपर्स में आए होते हैं एनटीएस के टेस्ट में, या फिर आप नर्स का टेस्ट ले लें, प्यास का टेस्ट ले लें, जीके का टेस्ट ले लें। इन सब यूनिवर्सिटीज़ में जो मैक्सिमम परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं। स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, वैल्यूज चेंज हो जाती है, मेथड वो सेम ही रहता है। जो रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पूछूंगा कल की क्लास में किसी बच्चे को इशू हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और दूसरा बेटा आप क्लास के एंड में अपने रिव्यूज़ क्यों नहीं देते हैं? आप सिर्फ 1 या 2 बच्चा रिव्यूज़ देता है। बेटा सारे स्टूडेंट अपने क्लास के एंड पे रिव्यूज़ लाजमी दिया करें ताकि पता चल सके कितने स्टूडेंट्स को समझ आ रही है और कितने स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही है। ओके, क्लास के एंड पे रिव्यूज़ देना बड़ा ज़रूरी होता है बेटा, ताकि हमें पता चल सके कि कितने स्टूडेंट्स को समझ आ रही है और कितने स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही। किसी का कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे पता चल सकता है। मैसेंजर के अंदर भी आपकी प्रॉब्लम या इशू हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मगर बेटा रिव्यूज़ लाजमी दिया करें। रिव्यूज़ बहुत ज़रूरी है, आपकी बेहतरी के लिए ही है कि अगर आपको आज कुछ चीज़ समझ नहीं आएगी तो कल हम उसको बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए बेटा जो हमारा कैंपस है, इसलिए तो बाकी डिफरेंट अकेडमीज से डिफ़र करता है कि आप उसी वक्त, उसी लेक्चर के दौरान या उसी लेक्चर के बाद या कभी भी रात को आप अपना बता देते हो सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, हमें दोबारा अगेन करवा दें, तो हम आपको दोबारा करवा देते हैं। इसलिए बेटा रिव्यूज़ लाजमी दिया करें। तो कल बेटा हमने किया था परसेंटेज, आज उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये जो क्वेश्चन मैं करवाने लगा हूं यही रिपीटेड फॉर्म में आ चुका है। बेटा स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, उसमें वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, मगर इस मेथड का क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड होगा। ओके, क्योंकि एक क्वेश्चन से आप लाखों क्वेश्चंस बना सकते हो मैथमेटिक्स के अंदर, आपका भी पता है। ओके खालिद बेटा ऐसी बात नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करता, आप सबको बताया कि मैं इस लेक्चर के बाद रिप्लाई करता हूं। इस मॉर्निंग वाले लेक्चर के बाद मैं सबको रिप्लाई करता हूं, हर बच्चे को रिप्लाई करता हूं। सिर्फ अगर आपका रिप्लाई रह गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं करता बेटा। हो सकता है कि मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया हो, उसकी बात मैं आपको भी ना बताना चाह रहा हूँ, या लेक्चर के बाद मैंने उसका आंसर डिलीवर करना हो। तो मैक्सिमम जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं बेटा इस लेक्चर के बाद मैं उसका रिप्लाई लाजमी करता हूँ। अब इस तरह ये इशू नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करता। टेस्ट बेटा इंशाल्लाह आपका शेड्यूल बन रहा है, आज या कल तक आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा टेस्ट सेशन का। टेस्ट सेशन हम इस तरह बना रहे हैं कि आपके FLPs होंगे, हर 3 दिन के बाद आपके FLP, हर 3 दिन के बाद अपना FLP। ओके, तो FLP के सूरत में आपका टेस्ट वगैरह होंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा बस 1-2 दिन और वेट कर लें, टेस्ट भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहली वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, आपके पास है जी क्वेश्चन 1 है 15% increase in the numerator and 8% decrease in the denominator of a fraction gives 15/16. What is the original फ्रैक्शन? कहता है जी अगर आप एक फ्रैक्शन है आपके पास, उसके नोमिनेटर में हम 15% इंक्रीज कर दें
और डिनोमिनेटर में 8% डिक्रीज कर दें, तो जो न्यू फ्रैक्शन आपके पास आती है वो 15/16 आती है। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? हम लेट करते हैं यहां पे जो आपके पास फ्रैक्शन है बेटा वो है जी x/y। ओके, हमने फ्रैक्शन लेट कर ली, वो फ्रैक्शन आपके पास है जी x/y। x के अंदर जब 15% इंक्रीज होता है तो आपके पास वैल्यू आ जाती है जी 15, और जब आपके पास y के अंदर 8% डिक्रीज होता है तो आपके पास वैल्यू आ जाती है बेटा जी 16। मान लेते हैं कि ये नंबर पहले आपके पास 100% था, ये नंबर आपके पास पहले क्या था जी 100% था, इसके अंदर हमने इंक्रीज कितना किया बेटा 15%, हमने इसके अंदर ऐड कर दिया जी 15%, तो आपके पास ये कितना हो गया बेटा जी 115% टोटल। इस तरह मान लेते हैं कि ये आपके पास नंबर था जी 100% डिनोमिनेटर में, टोटल वैल्यू थी इसकी 100%, इसके अंदर हमने 8% डिक्रीज किया यानी हमने माइनस कर दिया, तो आपके पास ये आ गया जी 8% माइनस, तो उसके बाद ये वैल्यू आपके पास रहेगी जी 92%। यहां तक बात समझ आई बेटा? सबसे पहले हमने x और y लेट कर लिया, x आपके पास नोमिनेटर में, y आपके पास डिनोमिनेटर में। x में नोमिनेटर में कहता है जी 15% डिक्रीज होने के बाद वो 15 बन गया, y में 8% डिक्रीज होने के बाद वो 16 हो गया। मान लेते हैं कि वो नंबर पहले x 100% था, 15% इसमें हमने ऐड किया तो वो आपके पास 115% हो गया। इसी तरह हमने y आपके पास 100% था, इसके अंदर हमने डिक्रीज किया 8%, तो उसके बाद आपके पास वो 92% नंबर रह गया, और वो कितना रह गया बेटा आपके पास 16 रह गया। हमने वैल्यू फाइंड करनी है ओरिजिनल वैल्यू x और y की। अब यहां पे हम जो कल फार्मूला यूज कर रहे थे, बेसिक फार्मूला, वही हम यूज करेंगे। आपके पास बेटा क्या है जी, x से जब वो मल्टीप्लाई हुआ आपके पास 115%, x आपके पास की ओरिजिनल वैल्यू थी, आपके पास उससे मल्टीप्लाई हुआ जी 115%, परसेंट मतलब 100 का 115, तो वो आपके पास बन गया बेटा जी इक्वल्स टू 15। इसी तरह ही आपके पास y एक वैल्यू थी, जब उससे हमने मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास 92% रहेगा, 92 100 का 92, तो वो आपके पास आ गया बेटा 16। ओके, अब यहां से आप x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आपके पास फ्रैक्शन बन जाएगी। अफान बेटा का क्वेश्चन आया कि 100% ही क्यों, ये बेटा मैं आपको बताता हूं, जरा वेट करें, पहले जरा इसको कंप्लीट करने दें। अंदर ही अगर क्वेश्चन शुरू कर दूंगा तो ये आपका जिस बच्चों को समझ आ रही है उसको भी समझ नहीं आएगी। चले यहां पे देखें, हमने क्या किया जी, x आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो 115% होगी, मतलब 100 का 115 हो गया, तो वो इक्वल्स टू किसके आ गया 15 के। आपके पास जो y थी उसमें 8% डिक्रीज जब हुआ तो 100 का 92 रह गया, वो इक्वल्स टू 16 बन गया। इसको जरा सोल्व करें, आपके पास आ जाएगा, आपके पास बेटा आ जाएगा, x को एलिमिनेट करें, आपके पास आएगा जी x 15, 100 यहां पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा 115। इसी तरह यहां पे आपके पास y है 16, 100 यहां पे मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा आपके पास 92 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा कुछ, डायरेक्ट लिख दूं कि सिंप्लीफाई कर दूं, चले मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं बेटा। आपके पास आएगा जी 5 to the 10, 1 कैरी, 5 3 the 15, और यहां पे आ जाएगा जी 5 3 the 15, ये आ जाएगा आपके पास 300/23। इसी तरह यहां पे देखें, आपके पास आएगा जी 2 4 the 8, 1 कैरी, 2 6 the 12, और ये 2 8 the आ जाएगा आपके पास। इसी तरह आपके पास 2 2 the 4, 2 3 the 6 और 2 4।
ये आ जाएगा आपके पास 400/23। अब हमने एक्स वाई फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो आप इसको एक्स ओवर वाई में लिख लें। एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू, एक्स आपके पास है जी 300/23, वाई फ्रैक्शन में तो उसको उल्टा के लिख लें 23/400। 23 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 3/4। 3/4 बेटा आपके पास ओरिजिनल फ्रैक्शन आ गई। ओके, अब अफान बेटे का क्वेश्चन है सर 100% ही क्यों लेंगे? बेटा एक x है, उसकी वैल्यू जो है वो 9 है, ओरिजिनल वैल्यू, तो वो 100% वैल्यू 9 है। जब इसके अंदर हम कुछ करेंगे, कुछ इंक्रीज करेंगे तो वो 100 कुछ चल जाएगा, माइनस करेंगे तो वो आपके पास वैल्यू कम हो जाएगी। जब एक चीज है, एक आपके पास कह ले जी, मैं कहता हूं मेरे पास एक मार्कर है, ये मार्कर, इसकी प्राइस जो है वो 25 रुपीस है, तो वो 100% है। जब आप कुछ उसमें इंक्रीज करोगे तो तब वो परसेंटेज इंक्रीज कर जाएगी, जब माइनस करोगे तो वो परसेंटेज डिक्रीज कर जाएगी। उसकी ओरिजिनल वैल्यू आपके पास 25 रहेगी, 25 आपके पास 100% वैल्यू है इसकी। ओके, आप कहते नहीं है जी शर्ट लेने जाएं तो आपके पास को कहते हैं 1000 रुपीज की शर्ट, आप कहते हैं भाई 20% डिस्काउंट कर दो, मतलब वो पहले 100% थी तो आपने इसको कहा 20% डिस्काउंट कर दो भैया। तो इसलिए आफान बेटा आपको समझ आ गया कि 100% हमने क्यों ली, और बाकी सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ आया है। बेटा ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके पास एग्जामिनेशन का। अब यहां पे इसके अंदर वेरिएशन कैसे आ सकती है वो मैं सिखाता हूं। पहले सारे बच्चे मुझे बताएं, सब बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है, कैलकुलेशन क्लियर हुई है सबको? इजीली विदाउट कैलकुलेटर आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे? सारे बच्चे मुझे यहां पे बताएंगे तो फिर नेक्स्ट मैं मूव करूंगा, अदरवाइज मैं मूव नहीं करूंगा। जल्दी कीजिएगा बेटा। जी अली बेटा प्योर वैल्यू कह सकते हैं आप। हमजा, अली, अफान, बस 3 बच्चों को क्लियर है। चले अब यहां पे देखेंगे सवाल चेंज कैसे हो सकता है, सवाल वेरिएट कैसे करेगा। अब जरूरी नहीं है बेटा 4 को 8% डिक्रीज तो हमने यहां पे किया ही नहीं है। काइंडली बेटा y है, ये y लिखा हुआ है, 4 नहीं लिखा हुआ है। सईद बेटा आप क्यों लेट क्लास में आए हैं? ये y लिखा हुआ है, 4 नहीं लिखा हुआ। चलिए बेटा आप देखें, अब सईद बेटा थोड़ा रिपीट में सुन लीजिएगा, बाद में आपको समझ आ जाएगी। अब बाकी बच्चों के लिए अब क्वेश्चन चेंज कैसे होगा। अब आपके पास आयता जी कहता है जी 25% इंक्रीज इन न्यूमिनेटर, 17% डिक्रीज इन न्यूमिनेटर, तो फ्रैक्शन बताओ। कुल सारा यही आपके पास वो कह दे जी 15% डिक्रीज इन न्यूमिनेटर और 8% इंक्रीज इन न्यूमिनेटर, मेथड सारा यही आपके पास होगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपके पास। तो वेरिएशन समझ आई है आपको? यहां से इनफाइनाइट मैनी क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बट वैल्यूज आगे पीछे हो सकती हैं। और बेटा y की वैल्यू सही 4 नहीं है बेटा, 4 वैल्यू नहीं है आपके पास। उसने कहा है कि y में अगर 8% इंक्रीज करो तो 16 हो जाता है। 4 तो मैंने यहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ, 4 कहीं, ये 46 में 4 आया और तो 4 कहीं नहीं लिखा हुआ। काइंडली आप बेटा लेक्चर को रिपीट में सुन लीजिएगा, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि सारे बच्चों का टाइम जाया हो जाएगा। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है, आपको ये आंसर बताते मुझे दोबारा रिपीट से बताना पड़ेगा। इसलिए आप मैं कहता हूं कि लेक्चर टाइम पे आया करें ताकि आप उस चीज को समझ आ सके। 4 तो y की वैल्यू थी नहीं यहाँ पे। बेटा वेरिएशन समझ आ गई आप सबको कि वेरिएशन किस तरह होगी। ये परसेंटेज इंक्रीज और ये परसेंटेज डिक्रीज दोनों में इंक्रीज कर देगा, दोनों में डिक्रीज कर देगा। आपने सोल्व इसी मेथड से करना है। ओके, वेरिएशन सबको समझ आ गई है? जल्दी से बच्चा बताओ, वेरिएशन भी आपको क्लियर है? बेटा मैं हर सवाल पे 5 से 10 मिनट इसलिए लगाता हूं क्योंकि इसके बैकएंड पे आपके पास थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, वैल्यूज आगे पीछे होनी है, स्टेटमेंट ये रहनी है, मेथड आपके पास यही रहना, और यही क्वेश्चन आपको नस्ट में भी आ सकता है, एनटीएस टेस्ट में भी आ सकता है, जीकी में भी आ सकता है, प्यास में भी आ सकता है, कोई और आप जनरल टेस्ट दें तो वहां पे भी ये टेस्ट आपको कसना
जल्दी से मुझे बताओ सारे बच्चों, सब बच्चों को ये मेथड क्लियर है कि आप इंक्रीज इन नोमिनेटर और इंक्रीज इन डिनोमिनेटर वाला सवाल आ जाए तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, जल्दी कीजिएगा। नेक्स्ट बेटा फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी रेस करते हैं हम। चलें इसको मैं रेस कर रहा हूं अब। सेकंड क्वेश्चन जरा नोट कीजिएगा, मेरे साथ साथ ही नोट कर लीजिएगा। आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नंबर्स are 12.5% and 25% more than the third number respectively. More than the third number respectively. What is the percentage? What is the percentage of the first number? What is the percentage of the first number from the सेकंड? अब इस चीज को आपने ज़हन में रखना है। कहते हैं जी 2 नंबर है आपके पास, 12.5% एंड 25% मोर देन द थर्ड नंबर, वो किसी तीसरे नंबर से ज्यादा है, मोर देन द थर्ड नंबर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट नंबर फ्रॉम द सेकंड? परसेंटेज आपने सेकंड की फर्स्ट से बतानी है, मगर कंडीशन ये दी है जो थर्ड नंबर है वो छोटा नंबर है इन दोनों से। हम सपोज करते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो आपके पास थर्ड नंबर है वो 100% है, वो क्या है आपके पास 100% है। अब मैं 100% ही क्यों लेता हूं? क्योंकि बेटा किसी भी चीज की प्राइस, किसी भी चीज की क्वांटिटी वो 100% से ही हम लेते हैं। अभी भी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, तो आप कोई शर्ट ने जाओ, दुकानदार कहता है, शॉपकीपर आपको कहता है कि वो शर्ट आपके पास 1000 रुपीज की है, तो आप उसको कहते हो जी नहीं यार मुझे कोई 20 या 25% डिस्काउंट कर दो। मतलब उसने आपको उसकी प्राइस 100% बताई, आपने उसको कहा कि मुझे डिस्काउंट कर दो। आपने उसको ये नहीं कहा कि आप शर्ट की प्राइस 1000 रुपीज है तो चलो कोई बात नहीं आप 20% इंक्रीज कर लो, आप 120% में मुझे दे दो। ऐसा नहीं आप कहते हो, वो आपको 100% वैल्यू बताता है, आप कहते हो कि डिक्रीज कर दो या फिर इंक्रीज कर दो, जो भी है। तो इसलिए कोई भी वैल्यू, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी चीज, उसकी जो टोटल प्राइस आपके पास होती है वो 100% होती है। इसलिए मैं जो भी चीज लेता हूं 100% ही यहां पे ले रहा हूं, और हम अज्यूम भी करेंगे 100% ही जो भी चीज हम लेट करेंगे। अब यहां पे मैंने थर्ड वैल्यू 100% अज्यूम कर ली, तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास फिर क्या होगी? क्योंकि आपके पास फर्स्ट और जो सेकंड वैल्यू है दो जो है वो मोर देन थर्ड है, तो जो फर्स्ट आपके पास होगी फिर वो आ जाएगी आपके पास 112.5%, और जो आपके पास थर्ड वन होगी वो आपके पास आ जाएगी 125%। ओके, बात समझ आई बेटा? अब ये आपके पास फर्स्ट वाली है, ये आपके पास सेकंड वाली वैल्यू है, और ये आपके पास थर्ड वाली वैल्यू है। थर्ड पहले इसलिए आई क्योंकि हमने ये लेट की है, हमने थर्ड को 100% लेट कर लिया। जब थर्ड 100% लेट कर लिया तो क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक उसने कहा था मोर देन द थर्ड नंबर, जो पहली और दूसरी वैल्यू है वो मोर देन द थर्ड नंबर है, तो इसलिए हमने उसको 12.5% को 100 में ऐड किया तो आपके पास पहली वाली वैल्यू आ गई, 25% को 100 में ऐड किया तो आपके पास सेकंड वाली वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं वो क्वेश्चन में हमें पूछ क्या रहा है। आपके पास कहता है जी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट नंबर फ्रॉम द सेकंड। हमने बताना है कि फर्स्ट नंबर की परसेंटेज क्या है फ्रॉम द सेकंड। अब यहां से यह बात गौर तलब है, जब भी आपको कहेगा एक नंबर की
फ्रॉम द दूसरे नंबर परसेंटेज, जो फ्रॉम के बाद वाला वैल्यू होगी वो डिवाइड में आएगी और जो पहले वाली वैल्यू होगी वो उसके ऊपर आएगी। मतलब वो नोमिनेटर में वैल्यू आएगी और फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी। ये ट्रिक क्या है बेटा, याद रख ले, क्योंकि हम फार्मूला के बिना क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, हमें फार्मूला तो याद ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम फिर कौन कौन से फार्मूले याद रखेंगे पेपर में बैठते हुए। तो आपने ये छोटी छोटी वैल्यूज, छोटी छोटी बातें ट्रिक्स के तौर पे अपने नोट्स के ऊपर सर्कल बना के लिख लिया करें ताकि आपको ये चीजें याद रहे। दोबारा बता रहा हूं जी, जब कहेगा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर फ्रॉम द सेकेंड नंबर, जब दो नंबर्स के कंपैरिजन से वो परसेंटेज पूछेगा, जो बाद वाला नंबर होगा वो आपके पास डिवाइड में आएगा और जो पहले वाला नंबर होगा वो आपके पास नोमिनेटर में आएगा। और सिर्फ हमने साथ 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज आपके पास 100 में से होती है। तो आपके पास बेटा आ जाएगा जी सेकंड वाली वैल्यू नीचे 125, पहली वाली वैल्यू ऊपर 112.5, मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा 100 फॉर द परसेंटेज। अब इसको सॉल्व कर लें, आप पॉइंट खत्म करेंगे, आपके पास 0 आ जाएगा, 0 यहां 0 से कैंसिल कर दें, आपके पास आ जाएगा जी 125 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 11225 आएगा। जब आप 125 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1125 आता है। अब इसको 9 को 90 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा जी 90%। ओके, जल्दी से मुझे सारे बच्चे बताएं, सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? अब आपके पास इस क्वेश्चन में वेरिएशन किस तरह आएगी, ये परसेंटेज चेंज करता जाएगा आपके पास और वो आपसे क्वेश्चंस पूछता जाएगा। देखिए कितने लाखों तादाद में क्वेश्चंस बन सकते हैं जब ये परसेंटेज वो चेंज कर देगा और नीचे स्टेटमेंट वही रहेगी। स्टेटमेंट में चेंज क्या आ सकता है, वो पूछ लेगा जी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ थर्ड फ्रॉम सेकंड, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेकंड फ्रॉम थर्ड। तो ये स्टेटमेंट चेंज होगा। तरीकाकार आपके पास यही होगा। देखिए 2 लाइनों में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जल्दी से सारे स्टूडेंट्स बताएं, सबको क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? हरी अब जल्दी कीजिएगा ताकि हम 2 से 3 क्वेश्चंस और कर सकें, क्योंकि हर क्वेश्चन के पीछे बेटा बैक एंड पे थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। मैंने अपलोड कर दिए हैं नोट्स, कल मैंने अपलोड किए थे। मेरे एक बड़े ही अजीज दोस्त हैं, वो इस बार पीपीएससी को उसने टेस्ट भी क्लियर किया है। कसूर के अंदर उनकी पोस्टिंग भी हुई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर वो डीएसपी सिलेक्ट हुए हैं। उन्होंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं जिनको वो उनकी अभी अपनी अकेडमी भी है, क्योंकि आपको पता है क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल जो कोर्स है ये जर्नल कोर्स है, हर टेस्ट में आता है ये। तो उनकी अपनी अकेडमी वहां पे वो तैयारी भी करवा रहे हैं। उनसे मैंने रिक्वेस्ट करके वो नोट्स मंगवाए हैं और आपको मैंने दिए हैं, अपलोड किए हैं। तो बेटा वो काइंडली उसको लाजमी पढ़ा करें। लास्ट स्टेप रिपीट कर दें। अली बेटा ये तो ऐसे ही है, जो सवाल खत्म हो रहा हो तो एक बच्चा चुटकी लगा दे या शोर क्लास में शोर शुरू कर दे। बेटा लास्ट स्टेप में तो हमने कैलकुलेशन की है, हमने क्या किया है, बस डिवाइड किया है। मैंने कहा जी 125 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1125 आता है। 125 था 1125, 9 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दे आपके पास 90% आंसर आ जाएगा। शायद बेटा इसका क्या रिपीट करूं, ये क्वेश्चन नहीं होता कि रिपीट कर दे, कहां समझ नहीं वो बताएं, मैं वो दोबारा बता देता हूं। बेटा हमने कहा 2 नंबर है, एक आपके पास 12.5% है, एक आपके पास 25% है, मोर देन द थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली। आपके पास वो दोनों, बेटा थर्ड नंबर हमने लेट किया है। हमने कहा कि 2 नंबर है, एक की वैल्यू आपके पास 12.5% है, एक की आपके पास 25% है। कहता है मोर देन द थर्ड नंबर, वो थर्ड नंबर से ज्यादा है। तो हमने थर्ड नंबर को लेट कर लिया, मैंने लेट कर लिया थर्ड नंबर को 100%। और ये इसकी एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं कि हम वैल्यू को 100% ही क्यों लेट करते हैं। जैसे पिछली एग्जांपल में हमने x और y को 100% लेट करके 15% उसमें ऐड किया था और 100% लेट करके हमने -8% उसके अंदर से माइनस किया था। हम वैल्यू को 100% ही लेट करेंगे। क्यों लेट करेंगे? इसलिए लेट कराएंगे क्योंकि हम वैल्यू को 100%। फरवा बेटा मैंने अभी रात को अपलोड किया था, दोबारा चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे नोट्स। कल शाम को तकरीबन 6 बजे मैंने अपलोड कर दिए थे, उसको चेक कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब थर्ड वैल्यू हमने 100% लेट कर ली,
पहली वैल्यू आपके पास 12.5 थी, कंडीशन के मुताबिक मोर देन थर्ड वैल्यूज हैं, तो इसके अंदर 100 ऐड कर दिया, आपके पास 112.5% आ गया। इसके अंदर 100 ऐड किया तो आपके पास 125% आ गया। ओके, चले बेटा अब मैं नेक्स्ट मूव करूंगा जी। सईद बेटा हमेशा 100% ही, क्योंकि एक चीज की कीमत आपके पास वो 100% ही बताता है। कोई दुकानदार पागल ही होगा जो आपको कहेगा जी ये इसकी 90% कीमत ये आप ले ले, क्योंकि आप वो प्राइस 100% ही बताते हैं, आप जा कहते हो भाई मुझे 20% डिस्काउंट कर दो, वो अपने हिसाब से 100% ही बताता है। अब ऐसा भी हो सकता है उसने चीज आप 100 की खरीदी है, वो अपने हिसाब से 100-150 रुपया रख दे। चलिए बेटा नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं बेटा, ये नस्ट में तो अमूमन ये सवाल पूछा जाता है, एक क्वांटिटी का कंपैरिजन दूसरी क्वांटिटी के साथ। देखिए जरा, आपके पास है जी बेटा जी क्वेश्चन, इफ इनकम ऑफ ए, if the income of A is 30% increase, is 30% increase, नहीं 30% more than 30% more than। मोमिन बेटा क्वेश्चन में कंडीशन थी कि आपके पास जो थर्ड वाली वैल्यू से 1 और 2 मोर देन है। ओके, तो आपके पास एक वैल्यू की कीमत 100% होती है, पहली वाली वैल्यू 12.5 मोर देन थी उससे, और दूसरी वाली वैल्यू 25% उससे मोर देन थी। थोड़ा सा लॉजिकली सोचें, थोड़ा सा दिमाग में बिठाएं, एक चीज की इस डस्टर की कीमत 100% ही होती है, गो कि वो इसकी कीमत आपके पास 20 रुपीज है, तो है 20, मगर इसकी कीमत दुकानदार आपको 20% 100% ही बता रहा है। वो ये नहीं कहेगा बेटा जी 15 रुपीज है, वो खुद 10% डिस्काउंट करके, आप कहते हो जी 10% डिस्काउंट कर दो यार इसका, तो वो आपको प्राइस कम कर देता है। तो किसी चीज की कीमत वो 100% ही होती है, प्योर वैल्यू उसकी 100% ही होती है, तो 100% के अंदर ही वो उसकी वैल्यू आगे इंक्रीज होंगी ना, मोर देन होंगी ना। तो इसलिए पहली वैल्यू आपके पास 100 में 12 ऐड कर दो 12.5, और दूसरी वैल्यू में 100 में 25 ऐड कर दो। थोड़ा लॉजिकली सोचें, इस चीज को समझें, दिमाग को खोलें, ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं सारी। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रट्टा मैथमेटिक्स नहीं है कि आपने एक फार्मूला याद किया और 4-5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। इसमें आपको सोचना पड़ेगा, और मैं आपको सोचने के ट्रिक्स बता रहा हूं कि आपने सोचना कैसे है। ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ ये भी याद करवा रहा हूं बेटा, मैं आपको बता रहा हूं कि इसको सोचें, इसको किस तरह सोचना है, किस अंदाज में हमने क्वेश्चंस को लेके चलना है। अपने माइंड में एक चीज बना ले, कोई भी वैल्यू जो हमने लेट करनी है उसकी कीमत 100% ही होगी। आपके पास जो शर्ट है, आपने जो मेरे लिए टाई खरीदी है, तो मैंने इसकी 100% वैल्यू दे के ही खरीदी है, मुझे कोई फ्री में इसने नहीं दे दिया, ना ही किसी ने मुझे इसमें कोई 50% डिस्काउंट दे दिया है। तो आप खुद उसको कहते हो जी इसमें डिस्काउंट कर दो, कोई बंदा आपको 100% वैल्यू ही बताता है, तो हम जो वैल्यू लेट करेंगे उसको 100% ही लेट करेंगे। ओके, चले बेटा आपके पास है जी क्वेश्चन, इफ द इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन, 30% मोर देन, क्वेश्चन मेरे साथ ही लिख लिया करें, मोर देन द इनकम ऑफ बी, more than the income of B, then how much percentage, of income of B is less than the income of A। अब यहां पे भी मैंने उसी चीज को यूज करा, जरा बोलना चाहिएगा, मिक्सअप ना कर दीजिएगा जी। इफ द इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन द इनकम ऑफ बी,
जो आपके पास इनकम ऑफ ए है वो 30% ज्यादा है फ्रॉम द बी, देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ इनकम ऑफ बी इज लेस देन द इनकम ऑफ ए। कहते हैं जी कितने परसेंट इनकम लेस देन होगी फ्रॉम द ए। अब सारे स्टूडेंट 30% लगा देंगे, 30% ज्यादा है तो 30% कम होगी। ऐसा नहीं होगा बेटा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा? जरा मैं दोबारा आपका क्वेश्चन, खुद ही जो मैंने क्वेश्चन बिल्ड किया उसका आंसर बताता हूं कि ऐसा क्यों नहीं होगा। देखो जी सवाल, देखो जी सारे बच्चे मेरे गौर से सुनेंगे। इफ द इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन द इनकम ऑफ बी, कहता है जो इनकम ऑफ ए है वो 30% ज्यादा है बी से, ऐसे ही है। देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ इनकम ऑफ बी इज लेस देन इनकम ऑफ बी, तो बच्चे क्या कहेंगे जी 30% ए की ज्यादा इनकम है, पूछ रहे हैं बी की कितने लेस देन है, तो वो 30 होगी। बिल्कुल ऐसा हरगिज नहीं होगा। हो सकता है कि ए की इनकम जो थी वो आपके पास 750 थी और बी की कीमत जो थी वो आपके पास 450 थी। वो इसी हिसाब से इंक्रीज करेगी और वो इसी हिसाब से डिक्रीज करेगी, वो इसी हिसाब से इंक्रीज करेगी, वो इसी हिसाब से डिक्रीज करेगी। वो उसकी इनकम के लिहाज से इंक्रीज और डिक्रीज करेगी। अगर इसका 30% इंक्रीज होगा तो इसका 30% लेस नहीं होगा। अब देखें उसकी जो कमाई, उसकी जो सैलरी है वो इतनी है, उसकी सैलरी इतनी है, तो आप ये नहीं कह दोगे अगर इसकी 30% ज्यादा है बी से तो कम भी 30% ही होगी ए से। ऐसा हरगिज आपने अज्यूम नहीं करना है। इसको आपने सोल्व किस तरह करना है अभी हम देखते हैं। चलो देखें भी, अब हमने बी की सैलरी लेट करनी है। हमें बी की सैलरी का नहीं पता, बी क्या कुछ भी नहीं पता इनकम का। कहता है जी इफ, फिर रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को 4-5 दफा इसलिए बोल देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपके माइंड में क्वेश्चन की स्टेटमेंट बैठ जाए। कहता है जी इफ द इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन द इनकम ऑफ बी, हम अज्यूम करते हैं, हम लेट करते हैं जो बी की इनकम है बेटा जी वो 100% है। हमने अज्यूम कर लिया बी की जो इनकम है वो क्या है 100% है। तो ए की इनकम 30% मोर है तो आपके पास ए की इनकम कितनी हो जाएगी 130%। ओके, अब मेरे ख्याल से बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि हम 100% ही क्यों लेट करते हैं। नेक्स्ट देखें, अब देखें हमने बताना है कि बी की लेस देन इनकम ऑफ ए है कितने परसेंट। तो पहले हम बताएं, देखेंगे जी आपके पास डिफरेंस क्या है दोनों का। तो डिफरेंस के लिए आपको पता है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आप माइनस कर देते, आपके पास आ जाएगा जी 30%। 30% आपके पास क्या आ गया जी, डिफरेंस आ गया। अब आपके पास क्या होगा जी, हमने बताना है कि परसेंटेज ऑफ इनकम ऑफ बी इज लेस देन द इनकम ऑफ ए से हमने बताना है। तो ए की आपके पास कितनी है जी 130, ए की इनकम 130% है। कितने परसेंट उससे इंक्रीज है 30%, बी से इंक्रीज है, मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपके पास आ जाएगा जी, इसको सोल्व करें आएगा जी आपके पास 300/13। फर्दर इसको आप अगर कैलकुलेट करते हो तो आपके पास आ जाएगा 23, मैंने कैलकुलेट किया होगा तो आप कर लीजिएगा 23 1/13%। ये आपके पास परसेंटेज आ गई। जल्दी से बताएं बेटा सबको क्लियर है। इस सवाल में हमने क्या किया, हमारे पास हमने देन द इनकम ऑफ ए से बताना था, तो जो बाद में वैल्यू आती मैंने आपको बताया कि वो नीचे आएगी। इसके अंदर जो डिफरेंस था वो 30 था, मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आपके पास परसेंटेज आ गई। जो बी की जो परसेंटेज है वो इतनी लेस इनकम है ए से। ओके, सब बच्चों को क्लियर है बेटा? जल्दी से मुझे बताइएगा, सारे बच्चों को क्लियर। आज अर्गुमान आंसर नहीं कर रहा, फाहद बेटा, असदुल्ला, मोहम्मद, उरीद, इनके बेटा आज कमेंट्स नहीं आ रहे मुझे कि आप सब लोगों को समझ नहीं आ रही है। और फाहद बेटा अब आपको डिफरेंस समझ आया है कि ई कैट ओल्ड और ई कैट न्यू में डिफरेंस क्या था। होपफुली वो भी आपको समझ आ गया होगा कि डिफरेंस क्या है एनपीजी और ई कैट में और पुरानी वाली ई कैट के अंदर। चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से मुझे बताएं, सिर्फ खालिद बेटे को क्लियर हुआ है? आइए अब जल्दी कीजिएगा बेटा,
क्लियर है सबको? रेस कर दूं फिर बेटा क्वेश्चन? चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चन करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप इन परसेंटेज, कि शुगर की कीमत इतनी थी, इतनी इंक्रीज होगी, क्या होगा, सारी बातें हम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि हमने डिफरेंस बताना था इसलिए डिफरेंस को डिवाइड किया है। फरवा बेटा, हमने परसेंटेज ऑफ इनकम ऑफ बी इज लेस देन द इनकम ऑफ ए, हमने दोनों के अंदर डिफरेंस बताना था इसलिए हमने इसको किया है बेटा। लास्ट स्टेप में क्या किया है असदुल्ला बेटा, हमने सिर्फ डिवीजन किया, 0 0 से कैंसिल हो गया। 300 को 13 से डिवाइड कर दें तो आपके पास 23 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द जीकी। जीकी के लिए बेटा परसेंटेज का ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मेरे साथ नोट कर लीजिए, इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है। क्वेश्चन है बेटा आपके पास, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड, द प्राइस ऑफ शुगर is increased by 40% if a family wants to keep it expenses on sugar unaltered, then the family will have to reduce the consumption of sugar। बेटा क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझिएगा, आपके पास क्या है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 40%। प्राइस ऑफ शुगर जो आपको पता है पाकिस्तान में भी बड़ी, पाकिस्तान में तो 60 to 70% इंक्रीज कर गई है। प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 40% इफ अ फैमिली वांट्स टू कीप इट एक्सपेंस ऑन शुगर अनअल्टर्ड। फैमिली चाहती है कि जो उनके अखराजात आ रहे थे चीनी के ऊपर वो चेंज ना हो, तो मतलब उनको फिर चीनी कम यूज करनी पड़ेगी, यही मसला यही निकलेगा। तो देन द फैमिली विल हैव टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ शुगर, तो जो फैमिली है वो उसके कंजम्पशन को रिड्यूस करना चाहती है, तो किस तरह रिड्यूस करेगी हमने वो बताना है क्वेश्चन के अंदर। तो मान लेते हैं बेटा कि जो चीनी की पर केजी प्राइस है वो आपके पास 100 है, केजी की जो पर केजी प्राइस है वो आपके पास क्या है 100 है। अगर वो 100 है तो अगर वो एक मंथ में 100 किलो चीनी यूज करते हैं 100 केजी, 1 केजी की प्राइस आपके पास 100 है। अगर वो 100 केजी चीनी यूज करते हैं एक महीने के अंदर, तो जो प्राइस बनेगी आपके पास कितनी बनेगी बेटा 10,000। ओके, आपके पास चीनी की प्राइस 100 रुपए थी, 100 किलो चीनी फैमिली एक मंथ में यूज करती है, तो प्राइस आपके पास कितनी बन गई बेटा 10,000 आपके पास प्राइस बन गई। अब चीनी की कीमत में कितने परसेंट आपके पास आ गया जी 40% इंक्रीज हो गई। 40% इंक्रीज होगी तो 1 केजी की प्राइस आपके पास फिर क्या बन गई बेटा 140 बन गई। 140 बन गई तो जो फैमिली है वो कहती है जो चीनी के ऊपर जो खर्चा है वो उतना ही रहे, वो चेंज ना हो,
तो क्या होगा बेटा फिर उसको जो अखराजात है उसको चीनी जो उसके में से कितनी उसको किलो माइनस करनी पड़ेगी, हम कहते हैं वो -x चीनी कम यूज कर लेंगे। कितनी चीनी कम यूज कर लेंगे? -x। पहले वो 100 केजी चीनी महीने में खा रहे थे, चीनी की कीमत ज्यादा हो गई, वो चाहते हैं कि उनके चीनी के ऊपर अखराजात ज्यादा ना हो, तो इसलिए वो चीनी क्या कर देंगे जी, कम खाएंगे। कितनी कम खाएंगे? हमने कह दिया जी x कम खाएंगे। जब x कम खाएंगे तो आपके पास प्राइस उतनी रहेगी, 10,000 ही रहेगी, प्राइस में चेंजिंग नहीं आएगा। तो देखें हमने इतनी बड़ी स्टेटमेंट को एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है, बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। अब आप क्या करेंगे, 140 को पहले इससे मल्टीप्लाई करें, 140 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 141230 माइनस 140x, 140 को x से मल्टीप्लाई कर दें इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी 10,000। उसके बाद बेटा आपके पास -140x इज इक्वल टू 10,000 माइनस 14,000 माइनस 140x इज इक्वल टू -4,000 हो जाएगा आपके पास। माइनस माइनस से कैंसल, x इज इक्वल टू 4,000 डिवाइडेड बाय 140 हो जाएगा आपके पास, 0 0 से कैंसल, और 400 ओवर 14 ये आपके पास आंसर आ जाएगा कुछ 28 पॉइंट समथिंग। इसको जब आप डिवाइड कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 28.4/7%। अब वो क्या करेंगे बेटा जी, चीनी यूज कर लेंगे, इतनी वो चीनी यूज कर लेंगे। 100 में से इसको माइनस कर दो तो वो 78 कोई आपके पास चीनी यूज कर लेंगे, 72 पॉइंट समथिंग। ओके, तो ये आपके पास बेटा आंसर आ गया। असदुल्ला ने बिल्कुल ठीक आंसर बताया था, 29%। उसने पहले ही हमें बता दिया था। वेल एंड गुड बेटा, शाबाश। आपने भी जिस मर्जी मेथड से किया है तो गुड, अगर तो यही मेथड अपनाया तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चले बेटा मुझे बताएं, सारे बच्चों को क्लियर है ये क्वेश्चन? किसी बच्चे को इशू तो नहीं आया इस क्वेश्चन के अंदर? देखें खर्चा भी उतना ही रह गया, चीनी उन्होंने कम कर दिया खाना, चीनी ज्यादा खा रहे थे, पहले 100 किलो खा रहे थे, अब वो उन्होंने 29 किलो खाना शुरू कर दी है। अगर शायद पाकिस्तानी भी ये कर ले तो शायद जो रोज दिन आए दिन चीज कीमतें बढ़ती हैं तो इस तरह ना हो। हम क्या कहते हैं कि कोई चीज महंगी होती है तो ज्यादा ला के घर में रख लेते हैं ताकि और महंगी ना हो जाए, तो उस चक्रों में वो और हम महंगी कर बैठते हैं क्योंकि मार्केट से उसकी जो कीमत है वो और ज्यादा हो जाती है। तो बेटा इसलिए पाकिस्तानी होने का भी सबूत दिया करें अगर कोई चीज महंगी हो जाती है। जी सही बेटा, अगर आपका कोई और मेथड है तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने आपको सिंपली इक्वेशन बनाने का तरीका बताया, आप इस इक्वेशन से भी कर देते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। मैंने आपको मेथड वो बताया है जिससे आप मैक्सिमम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसके बैक एंड के ऊपर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। हम एक मेथड सीख रहे हैं, एक मेथड कर रहे हैं, उस मेथड से आपके पास थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं तो आपका प्रॉपरली एक मेथड से ही करवाऊंगा, अगर आपको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर ले, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है बेटा। चलिए नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर मैं इस परसेंटेज के टॉपिक को वाइंड अप कर दूंगा, क्योंकि बेटा ये टॉपिक इस तरह के हैं कि आप इनको जितना मर्जी एक्सटेंड करते जाएं, ये एक्सटेंड होते जाएंगे, टॉपिक खत्म ही नहीं होंगे। जर्नल टॉपिक है तो हमें एक लिमिटेशन में रहते हुए सारे टॉपिक्स को करना है। आज हमने परसेंटेज किया है, कल हमने कोई रेशो या एवरेज स्टार्ट करेंगे, और हमारे पास एक टाइम लिमिटेशन है, 2 माह का टाइम है, तो 2 माह के अंदर हमने सारे को खत्म भी करना है। चलिए बेटा अब मैं नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूं। एक क्वेश्चन है आपके पास, मोमिन सैलरी is 20% less than वहाब सैलरी। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि पहले मैं इस तरह का क्वेश्चन करवा चुका हूं, मैं आपसे इसका आंसर लेना चाहूंगा बेटा इस क्वेश्चन का। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे लेना चाहूंगा। ओके, मोमिन सैलरी इज 20% लेस देन वहाब सैलरी,
देन वहाब सैलरी इज मोर देन मोमिन्स सैलरी बाय। क्वेश्चन है जी, मोमिन की सैलरी 20% लेस देन है फ्रॉम वहाब सैलरी, तो द वहाब सैलरी इज मोर देन मोमिन सैलरी बाय, कितनी सैलरी वहाब की ज्यादा है मोमिन से? जल्दी कीजिएगा बेटा, मुझे बताएं। आपके पास मोमिन की सैलरी 20% लेस है वहाब से, तो वहाब की सैलरी कितनी परसेंट ज्यादा है, हमने ये क्वेश्चन बताना है। तो क्वेश्चन देखिए बेटा, बड़ा सिंपल है। अब हमें कहता है जी मोमिन की सैलरी 20% लेस है देन है वहाब से, तो हम वहाब की सैलरी रख लेते हैं उसकी 100% है, तो आपके पास फिर मोमिन की सैलरी कितनी आ जाएगी? 80% आ जाएगी। ये चीजें जो शुरू में आपने लेट करनी है, अगर ये चीज आपको समझ आ जाती है ना परसेंटेज में, तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। हम देखें कितने आसानी से हमने बता दिया कि मोमिन की सैलरी 20% लेस है वहाब से, तो वहाब की फिर 100% होगी, मोमिन की फिर आपके पास 80% होगी। आगे, देन वहाब सैलरी इज मोर देन मोमिन सैलरी, देन वहाब सैलरी इज मोर देन मोमिन सैलरी बाय। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप डिफरेंस फाइंड करें। डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आपके पास 100 माइनस 80 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी 20% का आपके पास डिफरेंस आ गया। अब हमने बताना है कि मोमिन्स की सैलरी, देखिए लास्ट पे क्या आ रहा है आपके पास, क्या आ रहा है? मोमिन आ रहा है, वहाब पहले आ रहा है, मोमिन बाद में आ रहा है। जो चीज बाद में आ रही होगी उसकी तो आपके पास डिवाइड में आएगी, वो वैल्यू तो क्या आएगी? आपके पास डिवाइड में आएगी। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, जो वैल्यू बाद में आएगी वो डिवाइड में आएगी। और आपके पास कितनी डिक्रीज, कितना इंक्रीज, डिफरेंस क्या है? 20 है, 20 इधर आ जाएगा और मल्टीप्लाई आपके पास 100 हो जाएगा। 20 इधर आ गया और मल्टीप्लाई बेटा आपके पास क्या हो गया? 100। अब इसको सोल्व कर लें, आपके पास क्या आएगा जी? 0 0 से कैंसल, 0 0 से कैंसल, और आपके पास आ गया है 200/8। ये आपके पास आ जाएगा जी 2 4 2100 और 4 25%। 25% इज द आंसर। ओके, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी पिछले सवाल के अंदर कि 20% नहीं होगा, वहां पे 30% था। आपने फिर सबने वही 20 रट्टा लगा लिया और 20 मुझे बताई जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा बेटा कि अगर मोमिन की सैलरी 20% लेस है वहाब से, तो वहाब की सैलरी 20% इंक्रीज करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको ये चीज पहले भी बताई है, अभी मैंने पिछले एक सवाल छोड़ के उसे पिछले क्वेश्चन में बताई थी, आपने फिर वही मिस्टेक की। तो बेटा आपकी रेशियोज डिफरेंट हो सकती हैं। मोमिन की सैलरी आपके पास कुछ और है, वहाब की सैलरी कुछ और है, वहाब की सैलरी से उसकी मोमिन की 20% कम है, तो आपने इसको सोल्व करना है, खुद तुक्का नहीं लगाना है। चलिए बेटा, आज की क्लास के हम यहां तक रखते हैं। मुझे बताएं सबको क्लियर है, क्या आपको मजा आ रहा है इस क्लास के अंदर? बेटा देखें इस तरह के क्वेश्चन कितने ट्रिकी क्वेश्चन हैं, कितने मजेदार क्वेश्चंस हैं, जो रोजाना रोज आप करते हो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मैथ, उससे काफी डिफरेंट मैथ है, वास्ट बेटा मैथ है, बड़ी ये रोजमर्रा की चीजें हैं। आप कहते हैं ना, आपके वालिदैन पूछते हैं जी आपने ये इंटीग्रेशन करी, इसमें क्या फायदा है? तो बेटा इंटीग्रेशन एक अलग चीज है, वो एप्लीकेशंस में चल जाता है। तो बेटा आपके वालिदैन बेसिकली ये पूछ रहे होते हैं, उसकी सैलरी ये ज्यादा, तो वो कैलकुलेशंस पूछ रहे होते हैं। ये कैलकुलेशंस हैं आपके पास, सिंपली कैलकुलेशंस जो रोजमर्रा में चीजें यूज होती हैं, जो आप एक दूसरे में डिफरेंस क्रिएट करते हो। तो बेटा ये चीज आपने सीखनी है, इन लेक्चर के बाद में आपने रिपीट करके भी बेटा सुनना है, ताकि इसके अंदर आपको कन्फ्यूजन ना रहे, चीज़ें आपको भूले ना। और मैंने आप अपलोड्स कर दिया है अपने ड्राइव के ऊपर नोट्स, मैं फिर चेक कर लेता हूँ एक बार कि आपको क्यों नहीं शो हो रहे, वो भी मैं उसका मसला हल कर देता हूँ। जी बेटा खालिद बेटा, मैं आपको एनटीएस की टेस्ट की डेट चेक करके आपको बता देता हूँ। रियली मुझे अभी इस वक्त नहीं पता है, मैं अभी आपको चेक करके बता देता हूँ इंशाल्लाह। ओके चलें बेटा, ये क्लास को वाइंड अप करते हैं और अपने क्लास के बारे में अपने रिव्यूज़ लाजमी देने हैं, रिव्यूज़ लाजमी दें ताकि पता चल सके कितने स्टूडेंट्स को मज़ा आ रहा है क्लास के और कितने स्टूडेंट्स को मज़ा नहीं आ रहा।
यहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे अभी शाम को 3 बजे। 3 बजे स्टूडेंट्स बच्चे पता नहीं क्यों भाग जाते हैं, डर लगता है उनको। अभी 15-16 बैठे होते हैं, शाम की क्लास में 5-6 बच्चे रह जाएंगे सारे। तो बेटा वहाँ पे भी सारे बच्चे क्लास लिया करें, क्लास को अटेम्प्ट किया करें, बड़ा ज़रूरी है। यही 2-3 माह है जिसमें आपको स्टडी ज़्यादा करनी चाहिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि आगे आपने पूरा कैरियर सेट करना है अपना। चलिए स्टूडेंट्स 3 बजे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।